Let's start the Bismillahir Rahmanir Rahim in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Uh, Dear participants, as you know, this is Zahid Rasul Garaya, uh, and I am here to discuss financial accounting today with you people. बहुत से स्टूडेंट हैं वो टैक्स को हट के आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ आते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल्स हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं जो कि आपको एग्जाम में टेस्ट किए जा सकते हैं। मीनवाइल कुछ नए स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर लूँ। अच्छा जी। अच्छा, तो आज जो हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स। तो मोस्टली ये इंटरचेंजेबली एक की जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे तीसरा यूज हो रहा होता है। जहां पे कोई आवाज का इशू हो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा चैट में या विजिबिलिटी का बोर्ड का, तो अगेन यू पीपल विल इन्फॉर्म मी, तो हम उसको वहां पे हाल्ट करके उसको रेक्टिफाई करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको यही मैं कह रहा था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कन्वेंशंस होते हैं। कॉन्सेप्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है और ये कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन में क्या फर्क है? जैसे मैंने बताया कि अक्सर बुक्स में जब हम पढ़ते हैं ना, तो बीकॉम लेवल पे और एमकॉम लेवल पे इसकी जगह ये इस्तेमाल हो रहा होता है, इसकी जगह ये इस्तेमाल हो रहा है, यानी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है। तो इसमें हल्का सा फर्क मैं वाज़ह कर देता हूँ, सिर्फ फर्क निकालने के लिए, फर्क को पैदा करने के लिए। कॉन्सेप्ट, आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं, आप चाहे इंडिया में हैं, या आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, कहीं भी हैं आप। वसीम अकरम जहां मैं लिख रहा हूं वहां से विजिबल है? ओके, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, सो वी रेक्टिफाई इट। लें जी, अब ओके। जी प्लीज बताएं, इज इट ओके नाउ? अब ओके हो गया जी? ओके है, सही है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बता रहा था कि जब आप अकाउंटिंग की कोई भी बुक पढ़ते हैं तो कभी वो कॉन्सेप्ट का वर्ड यूज कर लेता है, कभी प्रिंसिपल का कर लेते हैं और कभी कन्वेंशन का कर लेते हैं। बेसिक अकाउंटिंग कन्वेंशन ये है जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये है। तो इनको थोड़ा सा सटल डिफरेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं, हल्का सा फर्क। उसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूके हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक ही रहेगा, वो हमेशा एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसने एक ही रहना है। आप इसे कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में एक ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब कन्वेंशन पे मैं चला जाता हूँ सीधा जंप करके, एक सी कॉन्सेप्ट से दूसरा कन्वेंशन पे। कन्वेंशन क्या है? इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो कहते हैं, कहना ये जी कि प्रैक्टिस से आता है। सही, और ये नॉन यूनिवर्सल है, ये कंट्री टू कंट्री बेस कर रहा होता है।
ये हो सकता है कि काउंटिंग का कन्वेंशन पाकिस्तान में हो, वो इंडिया में ना हो, जो इंडिया में है वो पाकिस्तान में ना हो, कुछ इस तरह से है। और प्रिंसिपल वो अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट है जहां पे दो अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं कि आप सीधे रास्ते से चले जाएं या आप दूसरे रास्ते से चले जाएं। ये ये जो है इसके बारे में मैं बता रहा था कि तो फिर कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन में सिंपली अगर आपको एक एक लाइन का डिफरेंस की कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होते हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाए वही लगेंगे। कन्वेंशन प्रैक्टिस से आते हैं, पाकिस्तान में कुछ और प्रैक्टिसेस हैं, इंडिया में कुछ और प्रैक्टिसेस हैं, नॉन यूनिवर्सल हैं। और प्रिंसिपल वो है जहाँ पे अल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल हो किसी चीज का कि आप इस तरह से काम कर लें या इस तरह से काम कर लें, वो प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अच्छा, आज कुछ बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इनकी इनकी नीड क्या है। नीड ये है कि जनाब जिसके पास भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पहुंचे वो उसी तरह समझे जिस तरह बेचने वाला सोच रहा है। लाइक अगर एक बिजनेस के मालिक, शेयर होल्डर दुबई में बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो दुबई की अकाउंटिंग भी वैसे ही हो और जो पाकिस्तान की अकाउंटिंग भी है वो भी वैसे ही है। इनके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखे थे वो सेम है, वो यूनिवर्सल है, ताकि दुबई वाला बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सके। उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हुए जो वो इंफॉर्मेशन उठाना चाहता है। अच्छा, तो ये नेट का पूछ रहे हैं, तो क्या नेट का बाकियों के साथ इशू है? जी, नेट का इशू तो नहीं आ रहा जी। ये वसीम अकरम के साथ आ रहा है, आप वादा बॉर्डर पे रहते हो ना जी। इशू आ रहा है तो ठीक है, एक मिनट होल्ड करें, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, लेट्स रिज्यूम द क्लास। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, तो बात हो रही थी अभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कॉन्सेप्ट की जरूरत जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की जरूरत इसीलिए है कि एक जगह पे, क्योंकि देखिए बिजनेसेस जो है अभी ग्लोबल हो गए हैं। इवन के पाकिस्तान को अगर किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो ये जा रहा होता है यूरो बॉन्ड लेके अमेरिका में, वहां पे जाके यूरो बॉन्ड इशू कर रहा होता है और वहां से इन्वेस्टर से सरमाया इकट्ठा करके पाकिस्तान लेके आ रहा होता है। या हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ पाकिस्तानी ट्रेड कर सकते हैं, दुनिया में कहीं से भी लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारी अकाउंटिंग की उनको समझ ही नहीं आएगी, हमारे कॉन्सेप्ट ही कुछ और हो जाएंगे गलत वाले, या हमारी चीजें, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही उनको समझ नहीं आएंगे, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। इन्हीं चीजों को गैदर करने के लिए अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, और जहां पे भी होंगे एक ही तरह उनको समझा जाएगा। तो वो उन कॉन्सेप्ट में से कुछ कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करते हैं। लाइक सबको पता है जी, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है जी? सब कहेंगे कि हर डेबिट का एक क्रेडिट है और हर क्रेडिट का एक डेबिट है। यही तो है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हैं, या ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। और ये भी याद रखने वाली बात है कि जितनी अमाउंट से एक डेबिट होता है, इक्वल अमाउंट से दूसरा क्रेडिट होता है। अच्छा, ड्यूल एस्पेक्ट का अगर हमने इसका प्रैक्टिकल देखना हो तो कौन सी इक्वेशन से हम हेल्प ले सकते हैं? कोई मुझे चैट के अंदर बता सकता है कि कौन सी इक्वेशन है जो हमें बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट कर देती है? जी, किसी के जहन में? वेरी गुड, अकाउंटिंग इक्वेशन।
So accounting equation says assets are always equal to liability plus capital. एसेट जो बिजनेस के अंदर असासाजात हैं वो हमेशा बराबर होंगे इनके जिन्होंने उन असासों को प्रोवाइड किया है। मिसाल के तौर पर यहाँ जो भी आपके एसेट्स पड़े हुए हैं, टोटल एसेट्स, वो इन दोनों के टोटल के बराबर हैं। जो कि मालिकों के अलावा किसी और ने उधार दिया है उसके जमा जो कि मालिक, जो कि बिजनेस के ओनर हैं, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। इसलिए हमेशा एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और मैंने लायबिलिटी क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा कि जब भी लिक्विडेशन होती है, लिक्विडेशन मीन कंपनी का एंड हो जाता है, जब भी एंड होगा, हाँ बिल्कुल सही है जी, कि इसी को मैं कैपिटल कह रहा हूं ना, इसको सम टाइम ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। कि ओनर का अपना लगाया हुआ पैसा, और ये क्या उधार का पैसा लगाया है जो बिजनेस में, उधार का ये एसेट कहां से आए हैं, उधार प्लस अपनी जेब से ओनर ने लगाए हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो ये सारे एसेट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये है जी, लाइक आपने कोई मशीन ली है तो मशीन के लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, मशीन क्या है, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, या तो आपके पास पहले से पैसा पड़ा है, अभी बिजनेस स्टार्ट किया, हम इस तरह कर लेते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने एक मशीन ली है 1 लाख की। अब क्या करोगे आप या तो उधार लेके आप ये मशीन लेंगे या फिर आप अपनी जेब से निकालेंगे। अगर तो अपनी जेब से निकाला तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 1 लाख से। और अगर आपने उधार लेके लिया है तो जिससे उधार लिया है उसका नाम अगर मिस्टर जाहिद है तो मिस्टर जाहिद लिख दोगे, और मिस्टर जाहिद जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो मशीन एसेट यहाँ पे 1 लाख इज इक्वल टू किसने दी, जाहिद ने लेके दी 1 लाख प्लस 0। तो ये देखो आपकी इक्वेशन जो है अकाउंटिंग की वो बराबर है। तो ये है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर इसके बारे में किसी भी तरीके से वो आपको पेपर पे पूछता है, अगर अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन पूछता है, आप ये बताएंगे। और वो पूछता है कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि इसके बारे में बता रहा होता है, तो आप कह देंगे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हाँ जी, तो बिल्कुल जी, जिस तरह मैंने ये बताया कि कैपिटल या लायबिलिटी की मदद से ये या तो एसेट ऐसे, लायबिलिटी अगर लायबिलिटी से नहीं आया तो अगर ओनर ने लगाया है तो हम इसकी हेडिंग के नीचे लिख लेंगे, और नेट रिजल्ट फिर क्या आएगा, अकाउंटिंग की इक्वेशन जो है वो बराबर रहेगी। एक और स्टूडेंट आ गया, मुझे एडमिट करने दे दी उन्हें। अच्छा, तो ये था एक कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट मैं देखता हूँ जी, और वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जी, कि वो सबको पता भी है, लेकिन हमें, मैंने जैसे ही जब आपने ये आगाज किया तो मैंने कहा था कि आपको चीजें आती हैं, सिर्फ हमने ट्यून करना है। तो वो ट्यूनिंग की तरफ जाते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की तरफ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है जी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है बिजनेस करने वाला या कैपिटल प्रोवाइड करने वाला वो और बिजनेस दो अलग चीजें हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इनके दरमियान में एक लाइन आ जाती है, इनके, ये बिजनेस के और जो ओनर है। बिजनेस कोई छोटी सी छोटी ट्रांजैक्शन करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी,
हरकत में आ जाएगी। ओनर बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन करेगा, बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्या मतलब? ओनर ने एक एयरप्लेन ले लिया, बिजनेस पे कोई असर नहीं है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन बिजनेस ने मोटरसाइकिल ले लिया कि मेरा एम्प्लॉय जो है वो बाजार से जाके चीजें ले आया करेगा, या वो कोरियर अगर किसी को खत पहुंचाना हुआ तो दे आया करेगा। तो बिजनेस ने लिया, तो क्या फिर फॉरेन अकाउंटिंग हरकत में आएगी कि एसेट एसेट मोटरसाइकिल की सूरत में डेबिट हो जाएगा बिजनेस में, और क्रेडिट अगर कैश दे के लिया है तो कैश चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक गया है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और अगर उधार लिया है होंडा वालों से तो होंडा वाले क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि होंडा वाले हमारी लायबिलिटी बन चुके हैं। जितने का भी लिया, 1 लाख का लिया सपोज, तो 1 लाख से एसेट बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ से शायद कैश अगर निकल गया तो एसेट कम हो जाएगा, बैंक से पैसा चला गया तो एसेट कम हो जाएगा, या फिर लायबिलिटी बढ़ जाएगी अगर होंडा वालों से उधार लेके आ गए हैं। अच्छा जी, हाँ जी, ये पारस अली बिल्कुल, आई एम एग्री विद यू कि मस्ट बी बिजनेस इज अ सेपरेट, इनके दरमियान दीवार खड़ी है, ये एक दूसरे के जो है वो इंटरफेयर इन द सेंस के मालिक क्या कर सकता है, मालिक दो काम कर सकता है बिजनेस के साथ। वो क्या? मालिक या तो पैसा लगा सकता है बिजनेस में, सरमाया लगा सकता है, एसेट लगा सकता है, या बिजनेस से एसेट निकाल सकता है। जब ये सरमाया लगाएगा तो कैपिटल क्या होगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा, और अगर ये बिजनेस से पैसा बाहर निकालेगा तो वो ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, और ड्राइंग मैं चलो बता देता हूँ कि कैपिटल की सबको पता है कि जर्नल एंट्री क्या होती है। मिसाल के तौर पर ओनर पारस क्या करता है, क्या करती है, वो अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा देती है। तो क्या होगा? बिजनेस का जो है वो कैश या वो बैंक में डालती है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, कितने से? 5 लाख से, और कैपिटल बढ़ जाएगा कितने से? 5 लाख से। अब अगर पारस ड्राइंग करती है बिजनेस से तो फिर क्या होगा? फिर क्या इम्पैक्ट आएगा? फिर क्या एंट्रीज होगी? तो वो ये होगा कि ड्राइंग डेबिट क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट। ठीक है जी, लेट्स सपोज कि इन्होंने इनको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, इनको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो 1 लाख इन्होंने निकाल लिया डेबिट। कहां से निकाला? कैश निकाला अगर तो कैश क्रेडिट, ठीक है जी, और अगर बैंक से निकाला तो बैंक क्रेडिट। तो कुछ इस तरह से करके ड्राइंग हो जाएगी। 1 साल के अंदर ये जितनी बार भी एसेट को निकालते रहे, ड्राइंग करते रहे, लाइक फिर उनको जरूरत पड़ी साल में, ये पहली ड्राइंग थी, फिर उनको 50,000 की जरूरत पड़ी, इन्होंने डेबिट किया, ड्राइंग अकाउंट 50,000 से डेबिट, और फिर क्या होगा? इनको क्रेडिट, जो बिजनेस से चीज निकल गई वो क्रेडिट, और कैश या बैंक वो 50,000 से निकल गया। तो मीनिंग देयर बाय फिर एंड पे क्या होगा? ये क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, और जब ये क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो ये क्या करेंगे? जितने भी ड्राइंग है उनको इकट्ठा करेंगे, एक ड्राइंग, दो ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना हो गया? अगर ये डेबिट में पड़ा हुआ तो क्लोज करने के लिए हमें ड्राइंग को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से करेंगे? 1.5 लाख से करेंगे, 150,000 से। और इसके अपोजिट क्या होगा? जो कैपिटल पारस साहब ने दिया हुआ था वो कम हो जाएगा, और वो 1,50,000 से डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ड्राइंग को मुकम्मल कर जाएंगे। ठीक है जी, तो दिस वाज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक के दरमियान एक लाइन खींच दी जाती है, और जब लाइन खींच दी जाती है तो बिजनेस अलहदा हो जाता है, मालिक अलहदा हो जाता है। मालिक बिजनेस में दो काम ही कर सकता है, या तो वो
सरमाया लगा सकता है या सरमाया निकाल सकता है। लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, निकालेगा तो कैपिटल कम होगी, लेकिन थ्रू ड्राइंग कम होगी। और अगर जब ड्राइंग होगी तो जितनी ड्राइंग होगी वो डेबिट हो जाएगी। जो निकल रहा होगा, अगर यहाँ से पारस ने गाड़ी निकाली होती बिजनेस से तो गाड़ी ने क्रेडिट हो जाना था। अब कैश निकाला है तो कैश क्रेडिट हो गया। साल के अंदर जितनी दफा भी उन्होंने इसके साथ प्ले किया, जितनी भी ड्राइंग की, सबको उन्होंने जो था वो हमने इस तरह करके ड्राइंग को हमने डेबिट करना था और बाकी क्रेडिट करके एंड पे क्लोजिंग एंट्री साल के एंड पे उतने से कैपिटल को रिड्यूस कर देना था। सो हियर वी आर सेटिस्फाइड विद द कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव अहेड। अगला जो है कॉन्सेप्ट वो करते हैं। अच्छा जी, तो अगला है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? जब तक मैं इससे अरेंज करता हूं, आप लोग बता दें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये पारस, वसीम, व्हाट इज द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? जी रियप जी। हाँ तो चलो, लेट मी क्लियर यू पीपल। मैं बताता हूँ, मैं हाईलाइट करता हूँ कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम जो है वो कंजर्वेटिज्म है। अगर आपसे कोई पूछे पेपर में एमसीक्यू आ गया, लाइक आप लेक्चरर के एग्जाम में बैठ के या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे हैं आप, और पेपर में आ गया है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज सेम कॉन्सेप्ट लाइक, तो तीन ऑप्शन देके चौथा उसने कंजर्वेटिज्म का नाम दे दिया, तो यू विल गो विद कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है ये इसके एट पार है, इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव। से तो आपको पता चल रहा होगा कंजर्वेटिव कौन है। मैं एक आपको एक अपनी जुबान में बता देता हूँ कि जो अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग कौन कर रहा होता है? अकाउंटेंट कर रहा होता है। चाहे उन्होंने एमकॉम किया हो, बीकॉम किया हो, या एसीएमए किया हो, या सीए किया हो, या एसीसीए किया हो। तो जो भी अकाउंटेंट होता है हमेशा याद रखिए वो डरपोक होता है। क्या होता है जी? डरपोक। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि ये कहता है अकाउंटेंट डरपोक है। क्यों डरपोक है जी? वो इस वजह से कि जब भी रीजनेबल रीजनेबल अश्योरेंस होती है, रीजनेबल एश्योरेंस होती है कि कोई लॉस होने वाला है, रीजनेबल एश्योरेंस होती है कोई कोई नुकसान होने वाला है, अकाउंटेंट है, डरपोक है, फौरन हरकत में आता है और हरकत में आकर लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, और लॉस को रिकॉग्नाइज करके उसको अपनी परफॉर्मेंस में ले आता है। और दूसरी तरफ अगर रीजनेबल एश्योरेंस भी हो कि कोई इनकम आने वाली है, तो जब तक इनकम हो ना जाए डरपोक साहब बैठे रहते हैं, और जब तक इनकम हाथ में ना आ जाए उस वक्त तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब आपको समझाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी एग्जाम्पल का हिस्सा लेना चाहिए, सपोर्ट लेनी चाहिए। वो कैसे? वो इस तरह कि इन्वेंटरी के बारे में तो पता होगा आपको कि इन्वेंटरी क्या होती है जी पारस? व्हाट इज इन्वेंटरी? क्या होती है जी इन्वेंटरी? वसीम अकरम हसन, क्या होती है जी इन्वेंटरी? इन्वेंटरी हसन लिस्ट होती है, गुड्स होती है पारस, और क्या होता है?
जी। अच्छा, चलो चलो, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हर वो चीज जो आपने बेचने के लिए खरीदी हुई है और वो बिकी नहीं है, वो आपकी इन्वेंट्री है। आप गोरमे की मिसाल ले लें जो लाहौर में है, बेकर्स को समझ लें। बेकरी में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो क्या है? इन्वेंटरी है, अभी बिका नहीं है। अभी वो पूछते हैं कितनी इन्वेंटरी है जी, इतने बिस्किट पड़े हुए हैं, इतना दूध पड़ा हुआ है, इतनी आइसक्रीम पड़ी हुई है, क्या है? इन्वेंटरी है। अगर यही गोरमे की फैक्ट्री में चले जाएं तो वहां पे क्या सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी होगी? नहीं, जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जिनसे आइसक्रीम बननी है वो भी इन्वेंटरी है। जो आइसक्रीम बनने के लिए चीजें मिक्स होके पड़ी हुई हैं वो भी इन्वेंटरी है। और जो फिनिश गुड्स हैं जो कि रेडी है कि इनको बेकरी के ऊपर सप्लाई किया जाए तो वो भी इन्वेंटरी है। तो ये समझ लें कि इन्वेंटरी चाहे रॉ मटेरियल की हो वो भी इन्वेंटरी होती है, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स की हो वो भी इन्वेंटरी होती है, और जो फिनिश गुड्स की हो वो भी इन्वेंटरी होती है। और माइंड में रखने वाली बात ये है कि ऐसी चीज, ऐसी गुड्स जो कि खरीदी इसलिए गई है कि लेटर ऑन इसको बेचा जाएगा, वो इन्वेंटरी है। मिसाल के तौर पर बिजनेस ने 4 गाड़ियां खरीदी है कि बिजनेस में इस्तेमाल की जाएंगी, तो क्या वो इन्वेंटरी होगी? जी हसन साहब, एक बिजनेस ने 4 गाड़ियां बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, तो क्या वो इन्वेंटरी होगी बिजनेस की? जी नवीद साहब, आप बता दें। जुबा साहब, एसेट्स होगा। तो बस फिर एक बात जहन में रखने वाली जो है मैंने आपको बता दी कि ऐसी चीज जो कि बेचने की नीयत से ली गई है वो इन्वेंटरी है। अभी हम यही गाड़ियों को करते हैं कि एक शोरूम है, शोरूम वाले ने 4 गाड़ियां अपने शोरूम के ऊपर खड़ी की हुई हैं, ठीक है? तो एक खास डेट के ऊपर अभी वो बिकी नहीं है, तो क्या ये गाड़ियां उसकी इन्वेंटरी होंगी या नहीं होंगी? जी बताएं, अभी आंसर दें। गाड़ी वही है, बिजनेस का नेचर चेंज हुआ है, तो अब बताओ क्या इन्वेंटरी होगी या नहीं होगी? यस, दिस इज द पॉइंट। तो ये जो पॉइंट था जो मैंने मेक करना था वो मैंने बना दिया पॉइंट। और आई होप कि इंशाल्लाह यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस पॉइंट। अच्छा, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया कि अकाउंटेंट डरपोक होता है। डरपोक होता है जी कि लॉस का उसे थोड़ा सा भी अंदेशा हो, रीजनेबली उसको लग रहा हो कि लॉस होना है, वो फौरन उसको क्या करता है? रिकग्नाइज कर लेता है। अब आप पूछेंगे सर कैसे करता है? इन्वेंटरी के बारे में बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट का तो पता होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट उसका पता होगा आप सबको। तो मैं बताता हूं उसको लेटेस्ट जुबान में, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहा जाता है जी इनकम स्टेटमेंट को? जी, अगर पेपर में आ जाए कि इनकम स्टेटमेंट को, चलो समझो ये स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट को IFRS ऑब्लिक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जुबान में क्या कहा जाता है? तो क्या बताओगे? नहीं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं, वहां पे बहुत सी स्टेटमेंट आ जाएंगी। मुझे बताओ कि सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, बी स्पेसिफिक टू इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का नाम क्या है? मैं कहता हूं इसका नाम है SOCI। S for statement, O for off, C for comprehensive, I for income, statement of comprehensive income। ठीक है जी, चले इनकम स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्लिक IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसमें क्या कहा जाएगा ये मैं अर्ज कर रहा था। तो एनी हाउ आई गॉट द आंसर। चलिए ठीक है। तो बेटा ये दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो पूछता है पेपर में। आई हैव रीड इन लॉट ऑफ ऑडिट एंड सीनियर ऑडिटर्स एग्जाम्स। वो क्या पूछता है, वो इस तरह की फंडामेंटल छोटी छोटी चीजें तो पूछ रहा होता है। न्यूमेरिकल तो उसने एमसीक्यूज में करवाना नहीं है कि ये मुझे सॉल्व कर दे। उसने
आपसे 80 नंबर पूछने हैं इन्हीं छोटी छोटी चीजों के। मेजॉरिटी जो है वो अकाउंट्स होता है, फिर स्टैट आता है, फिर मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछता है, वो इकोनॉमिक्स को टच कर जाता है, और ज्यादातर वो किस में खेलता है, वो अकाउंटिंग में खेलता है, बिजनेस के बारे में पूछता है। लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस कास्ट अकाउंटिंग के अंदर से। न्यूमेरिकल कोई 10 नंबर का 20 नंबर का नहीं करवाना उसने। तो आपने बेसिक इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि इनकम स्टेटमेंट को आईएएस और आईएफआरएस की जुबान में क्या कहा जाता है। अच्छा, अभी मैं इसको बाद में आता हूँ, पहले हम इसको ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को हम कंक्लूड कर ले। मैंने छोटी सी चीज इसलिए पूछी थी कि मैं इनकम स्टेटमेंट को बनाने लगा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा चलिए इसका बारे में पूछ लेता हूँ। अब मैं समझूं कि इनकम स्टेटमेंट बनाने लगा हूँ। अब एक मुझे बताओ, इनकम स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहां पे एज आएगा या फार आएगा? बताओ, एज आएगा या फार आएगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट जिसे आप लोग कहते हैं, उसके लिए यहाँ पे वर्ड एज आएगा या फार आएगा, या दोनों आ सकते हैं? और नवीद अजहर बेटा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज कभी नहीं आ सकता, यहाँ पे फार आएगा। यही वो पेपर में पूछता है, उसने एक नंबर इसी चीज का लेना है आपसे, आपको देना है कि एज आएगा या फार आएगा। तो यहाँ पे जब इनकम स्टेटमेंट होनी है तो आपने फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, लाइक 2021। तो मेरे बच्चों यहाँ पे एज नहीं लिखना, यहाँ पे फॉर लिखना है। फॉर को टिक करोगे तो नंबर मिलेगा, एज को टिक करोगे तो जीरो मिलेगा, और अगर पीपीएससी में बैठे हुए तो माइनस मिलेगा, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से फॉर द मंथ कर ले जी, जो मर्जी करे। एक पीरियड होता है ना, तो वो पीरियड जो जब एंड हो रहा है वो लिखना है हमने, ठीक है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में कुछ फॉर्मेट बनाता हूं मैं हल्का सा। आप सबसे ऊपर सेल्स लिखते हैं या उसको आप रेवेन्यू लिख लेते हैं? दुनिया में मुख्तलिफ चल रहा है, चलो हम रेवेन्यू लिख लेते हैं 10 लाख। इससे माइनस क्या होता है? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कास्ट ऑफ सेल माइनस होता है जी, होता है जी। अच्छा, तो इसमें सबसे ऊपर क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंटरी आता है जी, जी आता है जी। ओपनिंग इन्वेंटरी चलेगी यहाँ पे जी 5000, ठीक है। परचेजेस, परचेजेस क्या? ये साल के दौरान, इस ईयर के दौरान 12 महीनों के दौरान जो परचेजेस की हैं वो हमने की है, मान लो फर्ज कर लो 6 लाख, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो 6,05,000 का जो जो कास्ट ऑफ सेल अवेलेबल थी, इसमें से माइनस क्या करना है? माइनस करना है फिनिश्ड या क्लोजिंग इन्वेंटरी या क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस करो। अच्छा, अब यहां पे मैं क्लोजिंग माइनस करने लगा हूं, मैं लिख देता हूं 15,000। 15,000 से माइनस करता हूं तो मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 5,90,000 आएगा। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 5,90,000 है, ऐसे ही है जी। और फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल रहा है, ये मैं रीड कर देता हूँ इसे, लेकिन मुझे साथ साथ बताओ। 4,10,000। मैं रिपीट करता हूँ इसको। मैंने हाइपोथेटिकली मैंने क्या किया, मैं एडमिट भी करता हूं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आपको समझाने लगा हूं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसमें समझाने लगा कि अकाउंटेंट रिपोर्ट है या नहीं है। इसके लिए मैंने कहा कि जब भी लॉस का अंदेशा हो ना, अकाउंटेंट फौरन रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो अब साबित करने के लिए मैंने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई, जिसको मैंने कहा कि इसको अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जुबान में इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने एग्जांपल दी कि सेल्स, मिसाल के तौर पर फर्ज कर लो कि आपकी 10 लाख है,
इसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम निकालते हैं हमेशा क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कास्ट ऑफ सेल बन जाता है, ये जी बन गया। ठीक है, अब आप हमेशा सेल में से कास्ट ऑफ सेल को माइनस करते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। यहां तक सारे एग्री हैं? अगर एग्री हैं तो मुझे चैट पे मैसेज करें जी, so that I can know that you people, yes sir, okay, Parasitic, it is okay। अच्छा, अब अकाउंटेंट डरपोक है, इसको हम करते हैं कि जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, याद रखिएगा ये बात भी कि वो अक्सर कह देता है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद इन्वेंटोरीज, तो पूछ लेता है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि ये बहुत मशहूर स्टैंडर्ड है, पहला दूसरा 16वां, ये बड़े मशहूर स्टैंडर्ड है, ये पूछ लेता है, तो वो कहते हैं विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद इन्वेंटोरीज। इन्वेंटोरीज को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? आप करोगे IAS 2, IAS 2। अच्छा, IAS 2 कहता है कि जब क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी तो वो दो चीजों को कंपेयर किया जाएगा, दो चीजों को कंपेयर किया जाएगा, एक कास्ट के जितने का खरीदा और दूसरा NRV, नेट NRV को लिख लो, NRV का पता है किसी को तो मुझे चैट में बता दे। NRV जी, तो मेरे ख्याल से टाइप नहीं हो रहा, तो फिर मैं बताता हूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV। ठीक है जी, ये NRV पूछ लेता है पेपर में। अच्छा अच्छा, NRV या कास्ट, इन दोनों को आपस में मुकाबला करवा दिया जाएगा, मुआवजा करवाया जाएगा, जो इनमें से लोअर होगा, जो इनमें से लोअर होगा अकाउंटेंट वो यहां पे लिखेगा। ठीक है, अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम इसको साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री की कास्ट तो 15,000 है, लेकिन NRV जो है वो 10,000 है, लो कास्ट से कम आ गई NRV। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह करता हूं कि यहां से मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं और यहाँ पे 10,000 लिखता हूं। 10,000 लिखने से क्या होगा, मेरी जो जो 6,05,000 से 10,000 माइनस करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, 5,95,000, तो कास्ट मेरी बढ़ जाएगी, कास्ट मेरी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जब मैं 595 करूंगा, 5,95,000 करूंगा, इसको माइनस करूंगा तो क्या हो रहा है, कास्ट बढ़ने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट जो है 10 लाख से 5,95,000 को माइनस करता हूं तो प्रॉफिट 4,05,000 हो जाएगा। बात समझ नहीं, अकाउंटेंट डरपोक था, डरपोक होने की वजह से उसने जो 15,000 की इन्वेंट्री पे कास्ट लगी हुई थी उसको छोड़ के NRV पे आ गया, और जब NRV पे आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो थी, इसका जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो गया, किस तरह, प्रॉफिट कम होने की सूरत में। बात समझ आई या नहीं आई? आई होप कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ और NRV के बारे में भी बता देता हूँ। ये तो सिर्फ मैंने NRV की ओपन फॉर्म बताई, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की सूरत में। अब NRV निकलते कैसे है वो मैं बता देता हूँ। क्या आपको ये समझ नहीं आती कि नेट क्या होता है? नेट यही होता है ना कि अगर मिसाल के तौर पर ग्रास प्रॉफिट होता है तो ग्रास प्रॉफिट में और जितनी भी डिडक्शंस करनी होती है तमाम डिडक्शंस को कर दिया जाए और उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो नेट नहीं निकलता, नेट निकलता है। अब हमारे पास कुछ इन्वेंटरी पड़ी हुई है क्लोजिंग वाली, अगर उसको बेच दिया जाए,
बेच दिया जाए, और उसको बेचने के काबिल बनाने के लिए या बेचने के लिए अगर कोई खर्चा आ जाए वो माइनस कर दिया जाए तो जवाब नेट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर यही इन्वेंटरी पड़ी हुई है 15,000 वाली, अगर हम इसको बेचने के लिए जाते हैं तो ये बिकती है 12,000 की, लेकिन इसको अगर मैं 2,000 का इस पे को खर्चा करूंगा तो फिर ये 12 की बिकेगी। तो फिर 2,000 का खर्चा करके 12 की बिक रही है, तो एक्चुअली नेट क्या आ रहा है? नेट तो फिर 10,000 ही आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये है एनआरवी। एनआरवी को आसान जुबान में हम कह सकते हैं कि जो आपके पास गुड्स पड़ी हुई हैं, अगर हम उसको बेचते हैं और बेच के जो पैसा आता है वो रिलाइजेबल वैल्यू, और उसमें से जो उसको बेचने के लिए फर्दर खर्चा आया वो माइनस कर दिया तो फिर नेट बन गया। तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू जैसे मैंने एग्जाम्पलीफाई किया यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे देखो फिर अकाउंटेंट रिपोर्ट नहीं था कि उसने अपने मुनाफे को ही कम कर लिया। अब ये वाली चीज जो है इसको आप अपने माइंड में रखिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें आप इसको डिस्कस कीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में हमने आपको स्टैट की क्लास देने की कोशिश करनी है, ताकि बुनियादी क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि स्टैट में से पूछे जाते हैं किसी भी कॉमर्स रिलेटेड या अकाउंट्स रिलेटेड जॉब में, उनका आपको आइडिया हो जाए। एक मिनट दें मुझे, ये ना मेरा जो लैपटॉप है उसकी बैटरी लो हो रही है। अच्छा एनी हो, हम इसको चलाते नहीं जब तक चलता है। अच्छा, तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को मैंने बड़ा इन डेप्थ जाके आपको बता दिया। और इंशाल्लाह मैंने इसको टुक ओवर कर ली है इस क्लास को, और होपफुली इंशाल्लाह जो भी थोड़ा बहुत मुझे चीजें आती हैं वो मैं इसको और बेहतर करके आपको डिलीवर करता रहूंगा, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जो हैं उन पे इंशाल्लाह काम करूंगा। अच्छा जी, अगला कॉन्सेप्ट है जी, अच्छा अगला है जी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट।